नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए शो प्राइम टाइम पर। यहां पर आपको वो खबरें दिखाई जाएंगी जो गोदी मीडिया हमेशा से छुपाता आया है। दोस्तों, इस ग्राफ को गौर से देखिए। 93.4% लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए। तो यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्राइम टाइम को सब्सक्राइब कर ले। तो ईरान ने जो कर दिया है उसे अब दुनिया रोक नहीं सकती। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब की बार गाजा नहीं झुकेगा, अब की बार हमास को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। नेतन्याहू सोचता था कि गाजा की बर्बादी की आग सिर्फ गाजा तक रहेगी, लेकिन ईरान ने उस आग को नेतन्याहू के घर तक पहुंचा दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल से किनारा कर लिया है। ट्रंप को भी लगने लगा है कि ईरान से पंगा लेना आसान नहीं। वो ट्रंप जो कभी हर मंच से ईरान को धमकाते थे, अब कैमरों से नजर चुराते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने जो कह दिया है वो कोई संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव नहीं है जो कागज पर रह जाए। उन्होंने कहा, इंसानियत को मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब नेतन्याहू वॉशिंगटन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं हम नहीं पड़ेंगे। जो 2 साल से बम बरसा रहा था, अब उसके अपने घर में मलबा है। जो दूसरों की जमीनें खोद रहा था, अब अपनी जमीन पर सुरंगें तलाश रहा है कि कहीं से कोई मिसाइल न निकले। इसके अलावा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने खड़े हो गए हैं। मुद्दा ये नहीं कि किसने किसको चिट्ठी भेजी, मुद्दा ये है कि देश का सबसे बड़ा चुनावी संस्थान आज शक के घेरे में क्यों खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन राहुल गांधी ने वही किया जो एक जिम्मेदार विपक्ष को करना चाहिए। उन्होंने कहा, चर्चा तभी होगी जब 3 बातें पक्की होंगी। एक तो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दो, दूसरा वोटिंग बूथों की सीसीटीवी फुटेज जनता को दिखाओ, और तीसरा महाराष्ट्र और हरियाणा की पूरी वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता साबित करो। इसके अलावा राहुल गांधी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के इलाके में अचानक 8% वोटर कैसे जुड़ गए, कुछ बूथों पर 20 से 50% तक नाम कैसे जोड़ दिए गए। राहुल गांधी का इरादा साफ है, वो बंद दरवाजे के पीछे बैठकर चाय समोसा नहीं खाना चाहते। वो चाहते हैं कि पूरा मामला जनता के सामने खुले। वो चाहते हैं कि वोटर देखे कि वोट का खेल क्या है। वो चाहते हैं कि अगर गड़बड़ी साबित होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, ताकि अगले चुनाव में फिर कोई ये खेल न कर सके। राहुल गांधी जानते हैं कि ये टकराव सिर्फ उनका नहीं है, ये टकराव है हर उस आदमी का जो सुबह लाइन में खड़ा होकर वोट डालता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को सब कुछ जनता के सामने रखना चाहिए? क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वोट की हिफाजत सिर्फ भाषण में न हो, सच में हो? तो नीचे कमेंट करिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष एक ही आवाज में कह रहा है कि जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं आएगा तब तक लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहेगा। वहीं बिहार चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। नीतीश कुमार जो अभी एनडीए में है, कभी भी बीजेपी से किनारा कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो रही है। अगर यह गठजोड़ बना तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, और बीजेपी ये बात समझ भी चुकी है। तभी तो अब अंदरखाने नया प्रधानमंत्री चेहरा खोजा जा रहा है। खबरें कहती हैं कि आरएसएस और बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के तौर पर सामने लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मोदी मैजिक अब पुराना पड़ता दिख रहा है। पर सवाल यह है, क्या देश को फिर एक प्रचारक चाहिए या एक ऐसा नेता जो पैदल चलकर जनता से जुड़े? बीजेपी के रवैया से साफ पता चलता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। यह सवाल मैं नहीं उठा रहा, यह सवाल उठाया है खुद उन नेताओं ने जो आरएसएस के दफ्तरों में बैठकर आज भी तय करते हैं कि आपके और मेरे हिस्से में कितना लोकतंत्र बचेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हटा देने चाहिए। वही संविधान जिसमें समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है,
न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, वही संविधान इनके लिए बोझ बन गया है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस को असली दिक्कत समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से नहीं, बल्कि उस अधिकार से है जो यह संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को देता है। और विपक्ष फिर से कह रहा है कि ये जो सेकुलरिज्म और समाजवाद शब्द हैं, इन्हीं से देश को ताकत मिलती है। यही शब्द इस संविधान की रीढ़ हैं। वहीं आइए अब फिर से बात करते हैं तो इजराइल अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं घिरा है। इजराइल इस वक्त अपने ही लोगों के गुस्से से घिरा है। हुती लड़ाके एक तरफ से हमले कर रहे हैं, मिसाइलें बारिश की तरह गिर रही हैं, लेकिन उससे बड़ा खतरा नेतन्याहू के अपने घर के अंदर खड़ा हो गया है। सड़कों पर उतर आई है इजराइल की जनता, वो जनता जो कभी मोसाद का नाम सुनकर गर्व से सीना तान लेती थी। वही जनता अब नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रही है। ईरान ने भी अब खेल बदल दिया है, जिसने बार बार तोड़े गए सीज फायर के बाद अब अपने एयर स्पेस को कुछ हिस्सों में खोल दिया है। लेकिन जरा गौर से देखिए किस हिस्से में पूरब से जहाज आएंगे जाएंगे, लेकिन पश्चिम से नहीं, उत्तर से नहीं, दक्षिण से नहीं, यानी जहां से इजराइल से खतरा है वहां से कोई जहाज नहीं। क्योंकि ईरान को पता है अगला वार किस तरफ से होगा, ड्रोन किस दिशा से उड़ेंगे और मिसाइलें किस तरफ से चलेंगी। जब हमास ने इजराइल के भीतर घुसकर हमला किया था, तब पूरी दुनिया ने देखा था कि मोसाद की उस सुनहरी कहानी के पीछे कितना खोखलापन छुपा था। तब सवाल उठा था कि जब खुफिया एजेंसी ही नाकाम हो जाए तो सरकार किस मुंह से बचेगी। वही सवाल आज फिर जिंदा है। नेतन्याहू के मंत्री बंकरों में दुबके बैठे हैं, लेकिन जनता के सवालों से कौन बचा सकता है। गृह युद्ध जैसे हालात हैं, कोई भरोसा नहीं कब कोई तख्ता पलट की पटकथा सामने आ जाए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को नसीहत दी थी कि फिजूल में बारूद मत बरसाओ, फिर भी ड्रोन भेजे गए और ईरान ने उन्हें हवा में ही गिरा दिया। अब ईरान कह रहा है कि अगर फिर से कोई ड्रामा हुआ तो हम अपनी ताकत दुनिया को दिखा देंगे, और यह कोई धमकी नहीं है, यह वो सच है जिसे इजराइल बार बार भुगत रहा है। इसीलिए एयरस्पेस बंद है ताकि कोई नागरिक जहाज मिसाइलों की जद में ना आए, और इसीलिए सारी तैयारियां पूरी हैं कि अगर धमकी का जवाब देना पड़ा तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। अब आप सोचिए, वो देश जो अपने डर के नाम से दुनिया में खड़ा था, आज उस डर के भीतर कैसा डर बैठ गया है। यही फर्क है, जब जनता सड़कों पर उतरती है तब कोई भी हुकूमत कितनी भी हथियारों से लैस के लाती, आप देश लात कौम कर दी है, हो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाती। लेकिन सच यह है कि तेल अवीव की सड़कों पर वो गुस्सा अब नेतन्याहू की तरफ मुड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे तक ईरानी मिसाइलों ने जो कोहराम मचाया, उसने इजराइल के उस दंभ को चकनाचूर कर दिया कि कोई उसे छू नहीं सकता। सवाल यह है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे। सीधा जवाब है, नया मोर्चा खोलेंगे। हिजबुल्ला हो, लेबनान हो, गजा हो, कहीं तो हमला होगा ताकि लोगों की निगाहें मिसाइलों से बर्बाद शहरों से हट जाएं और नेतन्याहू की कुर्सी कुछ दिन और बच जाए। वैसे इन पूरी खबर पर आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।